जय हिंद प्यारे मित्रों जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस चैनल पर जो है कि बहुत ही शानदार तरीके से जीके जीएस का प्रश्न अपलोड किया जाता है। और जैसा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप नए हो तो चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। तो साथियों, आपको जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब इस प्रश्न का जो है कि उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन का जो प्रश्न का जो उत्तर रहेगा हम देंगे वह आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए जो है कि आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जो चंद्र ग्रहण लगता है, सुने हैं कि भैया कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है, आज सूर्य ग्रहण लग गया है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चंद्र यहाँ पर समझते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, यह सूर्य है। क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, यह आपका सूर्य हो गया और यहाँ पर यह आपका पृथ्वी हो गया। क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ यह चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या करता है, चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है। ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या करता रहता है, परिक्रमा। जब यह चंद्रमा, ठीक है, जब यह चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है, यानी इसके शीत पर, यानी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी पृथ्वी के शीत पर आ गया और सूर्य के शीत पर, यानी तीनों क्या होंगे, शीत पर जब रहेंगे, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि जब शीत पर रहेंगे तो वही लग गया चंद्रग्रहण। क्या हो गया, चंद्रग्रहण। कैसे लग गया, देखो बताते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। देखिए, यह सूर्य हो गया और यानी देखो यह चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा। यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब पृथ्वी, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण भी होता है, ठीक है। देखिए यहीं से समझिए कि जैसे चंद्रमा क्या करता रहता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या रहता है, क्या करता रहता है, घूमता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। तो यही चंद्रमा, ठीक है, घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, यानी बीच में आ गया। अब कौन बीच में हो गया, चंद्रमा बीच में हो गया। तो सूर्य ग्रहण ऐसे ही लगता है, ठीक है। जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा तो सूर्य की जो किरणें रहेगी, जो सूर्य का जो प्रकाश रहेगा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वही हो गया चंद्र ग्रहण, ठीक है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है, चंद्रमा रोक दे रहा है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वही हो गया चंद्र ग्रहण। यानी कहेंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह आपका हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के दौरान क्या हुआ था, संविधान में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद दो शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के दौरान धर्मनिरपेक्ष
42वां संविधान संशोधन के दौरान संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद दो शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के दौरान। वहीं बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो 44वें संविधान संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के दौरान 44वें संविधान संशोधन के दौरान मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? गायब कर दिया गया था, हटा दिया गया था। यानी कहेगा कि किस संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में हुआ था। यानी 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कितना वर्ष? 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के दौरान। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान के मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद दो शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, आइए अब जो है कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? यानी ऐसी भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन भारतीय महिला है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो संतोष यादव। उस महिला का नाम क्या है? संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है, महिला का नाम है। ठीक है, यानी 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव थी। ठीक है, और क्या कर रहा है? चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो इसको मिटा देते हैं, आइए समझते हैं आगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से, यानी समयावधि पूछ रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का समयावधि पूछ रहा है, कब से कब तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि सिंचाई एवं कृषि का विकास। किसका विकास? सिंचाई एवं कृषि का विकास था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई एवं कृषि का विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, यही बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की। कौन सी पंचवर्षीय योजना की? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से लेकर सन 1990 तक चला था। सन 1985 से लेकर सन 1990 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस पंचवर्षीय यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी रेखा को परिभाषित करना। किस रेखा को? गरीबी रेखा को क्या करना? परिभाषित करना। गरीबी रेखा को परिभाषित करना। ठीक है, गरीबी रेखा को क्या करना? परिभाषित करना। यानी हमने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि साथियों 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि था। सिंचाई एवं कृषि का विकास था। वही बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि है वह 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना
की समयावधि है। वहीं बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दीपशिखा पद्य के रचनाकार का नाम क्या है? दीपशिखा पद्य के रचनाकार महादेवी वर्मा। दीपशिखा पद्य के रचनाकार महादेवी वर्मा। दीपशिखा पद्य के रचनाकार कौन है? तो दीपशिखा पद्य के रचनाकार महादेवी वर्मा थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो आइए समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर क्या किया था? हमला किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने, किसने? अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर, किस पर? जापान के हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा शहर पर, यानी अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था पहली परमाणु बम, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त सन 1945 को गिराया गया था। यानी अमेरिका के द्वारा जो पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। उस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान के नागासाकी शहर पर, यानी जापान के नागासाकी शहर पर दूसरी बार परमाणु बम कब गिराया गया? तो दूसरी बार परमाणु बम 9 अगस्त सन 1945 को ही 9 अगस्त सन 1945 को ही गिराया गया था। और इस जो दूसरी बार परमाणु बम गिराया, तो उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन, ठीक है। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था, 1945 तक चला था, ठीक है। और 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान ने किस पर हमला किया था? पर्ल हार्बर पर हमला किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 को गिराया। उस पहली परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरी बार अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का नाम फैटमैन था और 9 अगस्त सन 1945 को गिराया, ठीक है। आइए 7वां क्वेश्चन क्या करा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। टेलीफोन का 8वां क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमने का कारण क्या है? यानी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो
ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं क्या करते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उमराए चहलगान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो उमराए चहलगान का गठन इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा उमराए चहलगान का गठन किया गया था। 10वां क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? तो सन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1905 ईस्वी में ही 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1905 ईस्वी में ही। और उनके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी और 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे, यानी ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे, ठीक है। जो है कि आपका क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम वाजपेयी जी सबसे कम जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी के जनक जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा जो है मांडोवी नदी किनारे स्थित है। गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा मांडोवी नदी किनारे स्थित है। गोवा भारत का कौन सा राज्य है? कौन से स्थान का राज्य है? तो गोवा जो है भारत का 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। यदि 28वां राज्य की बात करें, भारत की 28वें राज्य की बात करें, तो 28वां राज्य हो गया आपका झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य झारखंड है, ठीक है। और गोवा 25वां राज्य है। गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। किसके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसे वितरित किया जाता है, ठीक है। और पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है मैडम क्यूरी को मिला था 1903 ईस्वी में। कब मिला था? 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को मिला था, ठीक है। किस लिए मिला था? तो किस लिए मिला था? रेडियम तथा मैडम क्यूरी को रेडियम तथा पोलोनियम के लिए, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को, किसको? मैडम क्यूरी को, ठीक है, मैडम क्यूरी को सन 1903 ईस्वी में रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। और मैडम क्यूरी के पति मैडम क्यूरी के पति कौन? पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी के पति का नाम पियरे क्यूरी था, ठीक है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन का प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। प्रश्न का जो उत्तर है जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। जय हिंद साथियों।